की कहानी है खाली मकान का रहस्य। वह मकान एकांत प्रेमियों के लिए आदर्श था। वह बस्ती के आखिरी छोर पर था, लेकिन उस समय उसकी दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। महीने भर से वह खाली पड़ा हुआ था। देख रेख के अभाव में उसके चारों ओर बेहिसाब घास और जंगली पौधे उग आए थे, जो मई तथा जून महीने की तपिश में बुरी तरह से झुलस चुके थे। मकान के भीतर की हालत और भी बुरी थी। मकड़ियों को अपनी कलाकारी दिखाने का भरपूर मौका था। दीवारों पर मोटी छिपकलियों ने कब्जा कर रखा था। आहट मिलते ही वे तस्वीरों और दीवारों घड़ी के पीछे जा छिपती थीं। बिस्तर को छोड़कर सारा सामान अस्त व्यस्त था। फर्श पर 1/4 इंच मोटी धूल जमी थी। इसे रहने लायक बनाने के लिए अच्छा खासा मेहनत करना होगा। यह सोचकर मेरा मन वितृष्णा से भर गया। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से डरना अच्छी बात नहीं, मैंने सोचा, और अपना बैग बिस्तर के ऊपर रख काम में जुट गया। मेरा पहला निशाना शयन कक्ष था। आधे घंटे की मेहनत से वह आधा पौना साफ हुआ। इस समय इतना ही किया जा सकता था। आते समय मैंने चौक के पास एक हैंडपंप देखा था। हाथ मुंह धोने के बाद मैं बाल्टी में पानी लेकर लौटा। मकान से थोड़ा आगे जंगल को छूकर गुजरने वाली पतली सी सड़क पर 17-18 साल की एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा इधर ही था, चांद की तरफ उसकी पीठ थी। फिर भी जो दिखा वह कम नहीं था। वह गोरी और छर हरे बदन वाली लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी तथा बाल काफी लंबे थे। नए फैशन के अनुसार उसने बालों को खुला छोड़ रखा था, जो उसके कटी प्रदेश को स्पर्श कर रहे थे। वह युवती मुझे एकटक देख रही थी। उसे नज़रअंदाज कर मैं दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने अभी कुंडी पर हाथ लगा बढ़ाया ही था कि नमस्ते जी सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा। लड़की मकान के ठीक सामने खड़ी थी। मैं चकरा गया। यह लड़की अभी तो वहाँ थी, पलक झपकते ही यहाँ कैसे आ गई? मैंने उसे नमस्ते कहा और फुर्ती से मकान में प्रवेश कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी इस हरकत से उसकी हंसी छूट गई। वह खिलखिलाकर हंसी। नए स्थान पर मुझे आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। ऐसे में किसी अपरिचित लड़की के साथ मेरा बतियाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। मुझे यह नहीं मालूम था कि वह लड़की कौन है तथा वह रात को 8-8:30 बजे सुनसान सड़क पर अकेली क्यों घूम रही है। उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, या फिर वह स्वभाव से निर्भीक है, यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। पहाड़ की तलहटी में जंगल के किनारे स्थित 2 बेडरूम वाला खूबसूरत मकान मेरे परम मित्र आलोक भानु का था। यह मकान सिंगारपुर नामक गांव के आखिरी सिरे पर जंगल के निकट स्थित है। सिंगारपुर में से 2 मील की दूरी पर मनभावना में आलोक का ननिहाल है। उसके बड़े मामा कमलेश भानु ने प्रकृति के बीच रहने के लिए यह मकान बनवाया था। 1 साल पहले तक वे यहीं इसी मकान में रहते थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें पहले बिलासपुर के अस्पताल में, फिर पुश्तैनी गांव मनभावना ले जाया गया था। लगभग 1 माह पहले कमल भानु की मृत्यु हुई थी। आलोक से समय समय पर मेरी बातचीत हुआ करती थी। वह अपने मामा के अंतिम संस्कार में भाग लेने पुणे से बिलासपुर लौटा था। तब उससे मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। हम दोनों काफ़ी अरसे बाद मिले थे। मैं उसके साथ मनभावना भी गया। वहीं पास में ही
भद्रापारा नामक गांव के स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई थी। वह मेरे निवास स्थान से 40 किलोमीटर दूर था। मैं घर से डेली अप डाउन करता था। इसमें बहुत सा समय आवाजाही में व्यर्थ नष्ट हो जाता था, इसलिए मैं भद्रापारा या उसके आसपास रहने के लिए अच्छा सा ठिकाना ढूंढ रहा था। आलोक को जैसे ही यह ज्ञात हुआ, उसने मुझसे, यार शोभित, मेरे बड़े मामा का मकान खाली पड़ा है। वह बस्ती से थोड़ा बाहर है, फिर भी मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें पसंद आएगा। जब तक रहने के लिए कोई अच्छा इंतजाम ना हो, तुम वहाँ रह सकते हो। मेरे लिए यह नेकी और पूछ पूछ वाली बात थी। उसने मुझे उसी दिन मकान दिखा दिया। वह मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाबी लेना भूल गए थे, अतः वह भीतर से कैसा है मैं यह नहीं देख पाया था। आलोक के छोटे मामा बिमल भानु 57-58 साल के हंसमुख तथा मिलनसार व्यक्ति थे। आलोक ने उन्हें जब मेरी ज़रूरत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, खाली मकान आबाद हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। ये रहेंगे तो मकान की नियमित देखभाल तथा साफ सफाई भी होती रहेगी। व्यवस्था के बावजूद उन्होंने उसी समय मुझे मकान की चाबी दे दी। मेरी एक विकट समस्या चुटकी बजाते हल हो गई। मकान बड़ा था, अतः मैं वहाँ पत्नी और बच्चों के साथ रह सकता था। वहाँ से मेरा स्कूल भी निकट ही था। पैदल चलकर आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच सकता था। वह जून महीने का आखिरी सप्ताह था। बस से उतरकर मैं सीधे मकान में गया था। टिफ़िन बॉक्स में पूरियाँ और सब्जी वगैरह थे। खा पीकर मैं बिस्तर पर जा लेटा। नया स्थान होने से आंखों में नींद गायब थी। बस्ती का आखिरी मकान वहाँ से 100-125 मीटर दूर था। पिछले सारंगपुर बस्ती थी। सामने छोटी सी खूबसूरत हरी भरी पहाड़ी थी। बाईं ओर खेत थे तथा दाईं ओर पतली सी सड़क के पार जंगल था। यही सड़क पहाड़ी का लंबा घेरा काटती हुई भद्रापारा, फिर उसके आगे मनभावना होती हुई मदनपुर तक गई है। बत्ती बंद करके ही चूहों की फौज सक्रिय हो गई। इस तरह जंगली कीड़े मकोड़ों के आवाज़ों के शोर में एक आवाज़ की और वृद्धि हो गई। वह रात साधारण नहीं थी। एकाएक मुझे किसी की पदचाप सुनाई दी। कोई इधर ही आ रहा था। मैं चौकन्ना हो गया। आगंतुक थोड़ा निकट आया तो मुझे छम छम की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। यह पायल की आवाज़ थी। अच्छा, तो आने वाली कोई लड़की या औरत है। कौन हो सकती है, मैं सोचने लगा। तभी मैंने एक स्त्री को तो देखा जो मेरे सिरहाने में खड़ी थी। वह मुझे क्रोध भरी नज़रों से घूर रही थी। मेरी घिघी बंध गई। मैं पायल वाली लड़की अथवा औरत को भूल गया। मैं वह नहीं हूँ। मैं आज ही आया हूँ, मैंने यह कहना चाहा, किंतु मेरे कंठ से आवाज़ ही नहीं निकली। सिर्फ घुरघुराने जैसी आवाज़ निकली। मैंने उठकर भागना चाहा, परंतु मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। वह स्त्री का चेहरा मेरे ऊपर झुका। वह मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। फिर भी वह कौन है या हो सकती है, मुझे नहीं सूझा। उसके गंदे व भद्दे ओठ जब तक मेरे ओठों के करीब आते, उससे पहले ही मैंने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया। उसने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम लिया। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े नाखून, मैं फुसफुसाया। वह मुस्कुराई। मैं चीख उठा। उसके गंदे नाखून मेरे गले में धंसने लगे। मैं जोर से चीख उठा। मैंने उसके हाथों को दूर झटकना चाहा। मेरा हाथ हवा में लहराया और पलंग के किनारे से टकराया। मैं दर्द से बिलबिला उठा और उठ बैठा तथा बिजली का स्विच ऑन किया।
मेरी नज़र बंद दीवार घड़ी पर गई। मैं चौंक गया। वह रहस्यमय ढंग से चलने लगी थी। उसमें 11:30 बजा था। मैं कमरे में अकेला था। उस भयानक स्त्री का कहीं पता नहीं था। उसे धरती खा गई या फिर छत निकल गया। मैं आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने जो देखा था वह सच था या फिर कोई सपना। मैं यही सोचता रहा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैंने डरावना सपना देखा, बस। इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं बिस्तर पर लेट गया तथा सोने का प्रयत्न करने लगा। तभी खाली मकान के रहस्य भाग 2 में जारी। प्रस्तुत कहानी के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। ये पार्ट 2 आएगा इसके बाद। पहले ये आप देखिए।